हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज कक्षा 9 के छात्र छात्राओं को रसायन विज्ञान में परमाणु तथा अणु के अध्याय में या इसी को आप कहते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आज आपके द्वारा ग्रुप में काफी बच्चों ने कहा सर थोड़ा सा परमाणु तथा अणु के अध्याय में या एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में मास कंजर्वेशन रूल को आप एक्सप्लेन करें। सीधी सी बात है, पहली बात परमाणु किसको कहते हैं, अणु किसको कहते हैं, या परमाणु को आप लोग एटम्स की संज्ञा देते हैं या जिसको आप एटम्स कहते हैं, और अणु को आप मॉलिक्यूल्स कहते हैं। आप जानते हैं कि परमाणु एक सूक्ष्मतम विद्युत उदासीन तथा अविभाज्य कण है जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इसी आधार पर मैंने आपको व्याख्या भी किया था कि किसी भी परमाणु के 3 मूलभूत कण हैं। एक आपका इलेक्ट्रॉन, एक आपका प्रोटॉन, एक आपका न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूट्रॉन को स्मॉल n से रिप्रेजेंट या प्रदर्शित करते हैं। आपको मैंने बताया भी था कि इलेक्ट्रॉन जो है उस पर इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं या इलेक्ट्रॉनों पर इकाई ऋणावेश होता है, और प्रोटॉन पर इकाई धनावेश होता है, और न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होते हैं। आपने एक प्रश्न उस समय पूछा था कि न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन क्यों होते हैं। मेरे पास केवल एक लाइन का अर्थ था कि न्यूट्रॉन को 0 इलेक्ट्रॉन से प्रदर्शित करते हैं, और आपको मालूम होना चाहिए ये जो हमने 0 लिखा है ये आपका परमाणु क्रमांक व्यक्त करता है। अगर न्यूट्रॉन में परमाणु क्रमांक 0 है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 0 है, और आपका जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है तो केमिकल वो बैलेंसी या संयोजकता में इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेगा, अर्थात उसकी संयोजकता कितनी होगी, 0। अब इसी क्रम में आपको मुझे पढ़ाना है रासायनिक संयोजन के नियम, जिसको आप कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मैं आपको बता दूं, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था लवाजिए, और एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था प्राउट। इन दोनों ने कुछ नियमों का प्रतिपादन किया जिसे रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। इसी क्रम में आपको मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल दूं बेटा कि अणु किसे कहते हैं या मॉलिक्यूल किसे कहते हैं। 2 या 2 से अधिक समान परमाणु जब संयोग करता है तो अणु या मॉलिक्यूल का निर्माण करता है। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहला जो नियम है वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। मैंने आपसे कह दिया कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसको आप लोग अंग्रेजी में कहते हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। आज मैं आपको बता दूं कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या है। अगर आप मुझसे बात करोगे तो मैं तो सीधे सीधे कहूंगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता, या सीधी सी बात है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान अपरिवर्तनीय होता है।
आपके सामने एक एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं। ये ए और बी ये मिलके सी और डी निर्माण। मान लीजिए ए के 40 ग्राम और बी के 60 ग्राम मिल करके 50 ग्राम सी और 50 ग्राम डी का निर्माण। इसका मतलब ये है, ये अभिक्रिया जो मैंने आपके सामने लिखा है, इस अभिक्रिया में ए और बी अभिकारक है, सी और डी उत्पाद है। आप जानते हैं वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम लोग अभिकारक पदार्थ कहते हैं, और वह पदार्थ जो अभिक्रिया के पश्चात बनता है उसे पैराविक पदार्थ कहते हैं। मैंने आपको सीधे तौर पे कहा ए और बी परस्पर अभिक्रिया करके सी और डी बनाते हैं। ए के 40 ग्राम, बी के 60 ग्राम और सी के 50 ग्राम, डी के 50 ग्राम बनते हैं। अर्थात यहाँ पर जो अभिकारक है, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान आप निकालें। यदि आप लिखें अभिकारकों के कुल द्रव्यमान ये बराबर 40 + 60 बराबर 100। इसी क्रम में उत्पादों के कुल द्रव्यमान ये बराबर 50 × 50 बराबर 100। आप देख लीजिए, आपको देखने को मिला कि आप सीधे तौर पे कहोगे सर अभिकारक और उत्पाद दोनों के द्रव्यमान बराबर हैं, अतः ये अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम का कंप्लायंस या पालन करते हैं। अर्थात आप ये कह सकते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में आपका अभिकारक और उत्पाद या पैराविक पदार्थ का द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात बराबर होते हैं। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। इसके बाद मुझे आपको पढ़ाना है स्थिर अनुपात का नियम। मैं आपको स्थिर अनुपात का नियम अभी पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं अणु की व्याख्या कर दूं। मैंने आपसे कहा बेटा कि अणु जिसको आप लोग कहते हैं अंग्रेजी में मॉलिक्यूल। बेटा लोग मैं हमेशा कहता हूं बेटा कि जब दो समान परमाणु सहयोग करते हैं तो अणु का निर्माण होता है। अब सीधी सी बात है बेटा, आप कहोगे सर परमाणु सहयोग क्यों करता है? मैं इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर सकता। परमाणु सहयोग इसलिए करता है कि परमाणु अस्थायी है। वह परमाणु अस्थायी होगा तभी वो किसी अन्य परमाणु के साथ सहयोग करेगा, इसलिए करेगा कि वो अपने अस्थायित्व को प्राप्त करे। तो सीधी सी बात है कि इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु का अष्टक कंप्लीट नहीं हो गए, वह परमाणु किसी अन्य परमाणु के साथ सहयोग करके अपना अष्टक कंप्लीट करता है और इसके बाद वो अस्थायी में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ये क्लोरीन का एक परमाणु, एक क्लोरीन का एक परमाणु, ये मिलकर के Cl2 बना देगा। मैंने सीधे तौर पे कहा है कि जब दो समान परमाणु सहयोग करते हैं तो उसको हम लोग अणु कहते हैं। सीधी सी बात है, ये आपके सामने मैंने लिखा है Cl, ये आपके सामने मैंने लिखा है Cl। Cl क्लोरीन का सिंबल होता है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 287
इसका मतलब क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है बेटा। आपको मालूम होना चाहिए कि क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो आप ये धरने से कहेंगे कि जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है वही वैलेंसी या वही संयोजकता के में भाग लेता है। ये चीज लैंगम्यूर के सिद्धांत के अनुसार मैं बोल रहा हूं। लैंगम्यूर का ये सिद्धांत है कि संयोजकता में बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है, जिसे संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। अर्थात ये सब इलेक्ट्रॉन को मैं आपके सामने इस तरह से दर्शा दिया। यहां भी मैं क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन को दर्शा दिया। अब एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो गया। इस क्लोरीन का अस्तर कंप्लीट और इस क्लोरीन का अस्तर कंप्लीट, इसका मतलब Cl और Cl के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, एकल सहसंयोजक बना। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं ये Cl2 मॉलिक्यूल या Cl2 अणु है, या आप ये कह सकते हैं कि 2 क्लोरीन परमाणु अपने अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए परस्पर एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, तो दोनों क्लोरीन परमाणुओं के मध्य एकल सहसंयोजक बंध बनते हैं, जिससे क्लोरीन अणु का निर्माण होता है। और इसी क्रम में आपका अस्थायी यौगिक प्राप्त या इसी क्रम में जो प्राप्त होता है उसे हम मॉलिक्यूल या अणु कहते हैं। एक एग्जाम्पल आपको और बेटर होगा, उससे एक्स्ट्रा मेरे पास कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। अब मैं आपको बता दूं, कोई बच्चा कहेगा सर HBr अणु है, नहीं, वो यौगिक है। जब भिन्न भिन्न परमाणु सहयोग करेंगे तो वो यौगिक का निर्माण करेंगे। आपके सामने मैंने लिखा HBr, सीधी सी बात है। हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, ब्रोमीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा। हाइड्रोजन अपना अष्टक 2 इलेक्ट्रॉन पे पूरा करेगा, ब्रोमीन अपना अष्टक 8 इलेक्ट्रॉन पे पूरा करेंगे। आप देख लीजिए 2 2 4 2 6 2। इसका मतलब यह सिंगल बॉन्ड Br, क्योंकि यह और Br के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो। मैंने आपके सामने कुछ भी नहीं कहा, मैंने आपके सामने सीधी सी बात बताया कि आज कक्षा 9 में बेटा आप लोगों को सबसे पहले मैंने पढ़ाया कि परमाणु किसे कहते हैं, अणु किसे कहते हैं। ये बात की बात है कि बाद में चल करके ये कह दिया गया कि परमाणु जो है वो विभाज्य है, अविभाज्य नहीं रहा, क्योंकि ये कह दिया गया, ये प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किया गया कि परमाणु के 2 भाग हैं, एक आपका नौविक और एक आपका कक्षा, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। आप जानते भी हैं, तो वो अलग की चीज है। लेकिन मैंने सबसे पहले आज प्रथम दृष्टया आपको मैंने पढ़ाया कि व्हाट इज एटम, परमाणु क्या है। फिर मैंने आपको पढ़ाया कि अणु या मॉलिक्यूल क्या है, और इसके बाद एग्जाम्पल भी दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे रोचक तथ्य ये था, या जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये था कि परमाणु के 3 मूलभूत कण हैं, 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और इन तीनों पे चार्ज का भी मैंने, आवेश का भी मैंने डिस्कशन या आपको मैंने उस पर डिस्कस किया कि कैसा चार्ज होगा, क्यों होगा। और इसके बाद फिर मैंने आपको बताया रासायनिक संयोग के नियम, जिसको आप कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आपके यहाँ मोस्टली 2 लॉ पढ़ने हैं, पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा स्थिर अनुपात का नियम। मैं आपको स्थिर अनुपात का नियम, जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, उसको कल मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन आज मैं आपको जो है पहला नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसको आप कहते हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, को मैं एक्सप्लेन किया। और आपने देखा भी कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या है। मैं रासायनिक अभिक्रिया लिखा और आपको बताया ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। उसी में अभिकारक को आप रिएक्टेंट कहते हैं, उत्पाद को प्रोडक्ट या फाइनल प्रोडक्ट कहते हैं।
और फिर इसके बाद मैंने आपको बताया, देख लो बेटा कि अभिकारक उत्पाद दोनों के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और उसका एग्जाम्पल भी दिया, आपको देखने को भी मिला कि दोनों को आपको मैंने स्पष्ट किया। तो ये आपके सामने इतना मैं पढ़ाया। अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा स्थिर अनुपात का नियम, मीन्स रासायनिक संयोग के नियम या लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो सेकंड गुण आपका एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि स्थिर अनुपात का नियम या लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा और आप देखेंगे कि वो क्या है। आपको मिलेगा देखने को कि उसमें चाहे तत्व कहीं किसी रूप में आया हो, किसी भी रूप में हो, लेकिन उसकी क्वांटिटी स्थिर या निश्चित होगी। अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप ग्रुप के माध्यम से बेटा लो, मैं जो कुछ भी पढ़ाया हूँ आपका कोर्स रिवीजन हो गया, तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे ग्रुप के माध्यम से क्वेश्चन पूछेंगे, या जो चैप्टर आपको समझ में नहीं आया है उस चैप्टर को कहेंगे तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू बेटा।